अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ कैटेगरी ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। इससे पहले जो हमने रिएक्शन पढ़े थे, अगर हम रिकॉल कर ले तो हमने फर्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन थे वो एडिशन रिएक्शन थे। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े थे। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़े थे और चौथी हम कैटेगरी पढ़े वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। अच्छा ठीक है, अब ये मैं आपको बुक वाली थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इन इथाइन एंड अदर टर्मिनल अल्काइंस लाइक प्रोपाइन एंड द हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम विथ sps ओवरलैप। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें, ये जो एसिडिक नेचर अल्काइंस ये वो वाले अल्काइंस शो करते हैं, या तो इथाइन शो करते हैं एसिडिक कैरेक्टर, या ऐसे अल्काइंस शो करते हैं। टर्मिनल अल्काइंस का मतलब ये है कि जिनमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एंड पे, किसी चेन के एंड पे, किसी सिरे पे, लास्ट उस पर मौजूद हो या किसी एक एंड पे मौजूद हो, तो वो कहलाते हैं टर्मिनल अल्काइंस। सो इथाइन और जितने भी टर्मिनल अल्काइंस हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड दरमियान में होता है ना, उसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होती, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड कोने में मौजूद होता है, चेन के कोने में मौजूद है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होती है और उस हाइड्रोजन के अंदर एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है। ये बात समझ आइए। तो ये जो एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन पढ़ रहे हैं, ये उन हाइड्रोजन के साथ है जिनमें जो या तो इथाइंस है, वो वाले अल्काइंस हैं, या तो जो इथाइंस हैं, या ऐसे अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट तो है लेकिन चेन के बिल्कुल एंड पे। ठीक है, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो एंड में होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन अटैच होती है, जो दरमियान में तो उसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होती, क्योंकि वो आपस में भी ट्रिपली बॉन्डेड होते हैं, और जो चौथा बॉन्ड है वो किसी और कार्बन के साथ बनाते हैं। जो दरमियान वाले होते हैं ना ट्रिपल बॉन्ड्स, वो आपस में 3 बॉन्ड्स बनाते हैं और चौथा बॉन्ड जो है वो किसी हाइड्रोजन के साथ, किसी और कार्बन के साथ बनाते हैं, तो उनका 4 बॉन्ड्स का नंबर पूरा हो जाता है। लेकिन जो टर्मिनल पे अल्काइंस होते हैं, उनके केस में होता है कि वो ट्रिपल बॉन्डेडली अटैच होते हैं दूसरे कार्बन के साथ, और उनके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होती है। तो उनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है। अब एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर को आप मज़ीद जाने से पहले आप ये समझिए कि एसिड होता क्या है। आर्हेनियस ने भी क्या कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जनरेट करता है क्या देता है? पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब है कि जो एसिड होते हैं जितने भी HCl, H2SO4 या इवन कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके अंदर वो H पॉजिटिव आयंस जनरेट करते हैं। सेकेंड एसिडिक कैरेक्टर से आप ये भी मुराद ले सकते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी हाइड्रोजन को मेटल आइंस रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जितने भी एसिड्स हैं HCl, H2SO4 जो भी आप ले लें, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ले लें, तो उनकी हाइड्रोजन को मेटल आइंस रिप्लेस कर जाते हैं और जिसके नतीजे में उनका सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर अगर किसी हाइड्रोजन के अंदर एसिडिक कैरेक्टर मौजूद है, इसका मतलब है उस हाइड्रोजन को मेटल आइंस रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, और समझ आ गई? तो ये एक एसिडिक कैरेक्टर से मुराद है कि वो हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकती है, और उसको रिमूव कौन करेगा? 2 बातें ध्यान में रखें कि एसिडिक कैरेक्टर में आप 2 बातें लें कि जब किसी भी कार्बन की हाइड्रोजन के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है, इसका मतलब है वो हाइड्रोजन इजीली रिमूवेबल है एस H पॉजिटिव आयन, और उस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एक मेटल आयन, और जिसके नतीजे में सॉल्ट बनेगा। बहरहाल अल्काइंस के केस में जब हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसके केस में सॉल्ट तो नहीं बनता, बट एसिटालाइट बनता है, या उसको हम अल्केनाइड भी कहते हैं और उसको एसिटालाइट भी कहते हैं। जबकि ऑर्डिनरी यूजुअली जब होता है कि किसी एसिड की हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसके नतीजे में सॉल्ट बनता है, लेकिन इथाइन की जब हाइड्रोजन रिप्लेस करता है कोई मेटल आयन, तो उसके नतीजे में हमारे पास अल्केनाइड या एसिटालाइट बनता है। एसिटालाइट, और इसके बहुत सारे जो एसिटालाइट बनेगा, ये अल्केनाइड, ये बड़ा यूज़फुल किस्म की चीज़ है, और इसके हम आगे फर्दर जाके इसी टॉपिक के अंदर इसके यूजेस पढ़ेंगे। So in ethine and other terminal alkynes like propine, the hydrogen atom is bonded to the carbon with sps overlap। अच्छा, जो इथाइन होता है और टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है। वो कैसे होता है? देखिए, ये वाला जो आपने ये तो पढ़ा है ना sp जो थी हाइब्रिडाइजेशन में, कि जितने भी जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है ना, वो sp उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ये बात समझ आई? ये आपने sp हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि जो भी कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होगा उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो एक ये जो, और वो ये sp से हमेशा sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब इस कार्बन, लेट्स सपोज इस कार्बन के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस कार्बन के पास भी 2 थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन दोनों कार्बन ने
अपने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया और उस ओवरलैपिंग का नतीजा ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बने। अब ये जो ऊपर दो पाई बॉन्ड्स बने हैं, ये जैसा कि आपको नाम बता रहा हूँ, ऊपर जो दो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये पाई बॉन्ड की पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में बने हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से नहीं बने। जो ऊपर मज़ीद जो दो बॉन्ड्स हैं ये इन दोनों कार्बन एटम के जो था पी ऑर्बिटल थे उन्होंने आपस में, इन दोनों कार्बन एटम के पास दो पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, उन दोनों के पास उन दोनों पी ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो इसके भी इसके दो पी ऑर्बिटल थे और इसके भी दो पी ऑर्बिटल थे, दोनों के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो दोनों पी ऑर्बिटल ने ऊपर आपस में पैरेलल ओवरलैप किया और उसके नतीजे में दो पाई बॉन्ड बन गए। अच्छा, अब इस कार्बन के पास भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बाकी है जिसमें एक अनपेयर्ड है, इसके पास भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके पास अनपेयर्ड है। अब क्या करेगा, ये एक और ये इसका जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरी हाइड्रोजन के s हाइड्रोजन के पास तो s होता है ना, s ऑर्बिटल के ऊपर हेड ऑन ओवरलैप करेगा, उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड sp और s ओवरलैप के नतीजे में बना है। इसी तरह ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये sp, इस कार्बन का sp है, उसका s उसके ओवरलैप के नतीजे में बना है। अब फ़र्क क्या है इसमें एसिडिक कैरेक्टर कैसे आई इस हाइड्रोजन के अंदर? बात ये होती है कि जो आपने तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, sp3, sp2 और sp3 के अंदर 25%, जैसे s कम है ना p ज़्यादा, 25% s कैरेक्टर होता है हर ऑर्बिट। sp3 के हर ऑर्बिटल के अंदर 4 ऑर्बिटल होते हैं, चारों के अंदर 25% s होता है और 75% p होता है। इसी तरह आपने दूसरी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी sp2 जो 3 बनते हैं, उसके हर ऑर्बिट के अंदर, हर ऑर्बिटल के अंदर 33.33% s होता है और 66.66% p होता है। इसी तरह आपने पढ़ा क्या कहते हैं sp ऑर्बिटल 2 बनते हैं और हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 50% s होता है और 50% p होता है। अब क्या होता है, अब यानी कि sp के अंदर जो है s कैरेक्टर बढ़ गया। अब s और p में क्या फ़र्क है? s जो ऑर्बिटल होता है ये आपने पढ़ा होगा, ये गोल होता है और बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होता है। s ऑर्बिटल गोल होता है जैसे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ और वो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होता है, ठीक है। और p ऑर्बिटल क्या होता है? डम बेल शेप, जैसे मैं आपको पॉइंट आउट करके बता रही हूँ, इसको भी आप जहन में रखें, डम बेल शेप होता है। तो sp ऑर्बिटल जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल वो ओवल शेप होता है, स्फेरिकल होता है और इसी तरह वो न्यूक्लियस के करीब होता है और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी न्यूक्लियस के करीब होता है क्योंकि उसको न्यूक्लियस बड़ी अच्छी तरह खींच रहा होता है। इस तरह जो p ऑर्बिटल होता है वो डम बेल शेप होता है, यानी न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है और उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी, उसके ऊपर भी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अब जब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, तो इसमें बढ़ गया कौन सा कैरेक्टर? s, यानी 50% s कैरेक्टर बढ़ गया, आ गया 50% p। अब s कैरेक्टर बढ़ने का नतीजा ये हुआ, s का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? s के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा होता है, ठीक है, और अपने पास रखता है। तो इसका जब इसमें इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो sp हुआ, तो इसका नतीजा ये हुआ कि s कैरेक्टर बढ़ गया। s कैरेक्टर बढ़ने की वजह से वही जो s का नतीजा होता है कि अब ये वाला कार्बन एटम अपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, पहले तो म्यूचुअली शेयर था, लेकिन चूंकि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये sp है, ठीक है, यानी ऑल ये जो हमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है ये sp-s ओवरलैप का नतीजा है और ये म्यूचुअली शेयर हो रहा है। लेकिन चूंकि इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये sp है, यानी s कैरेक्टर बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि ये इसका जो इधर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको ये कार्बन एटम ज़्यादा खींच रहा है बनिस्बत बाकी हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में। तो ये वाला कार्बन एटम ये जो यहाँ पे जो बना है sp-s ओवरलैप के नतीजे में जो बॉन्ड बना है उसको ये ज़्यादा खींच रहा है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बनिस्बत किसी और हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। ये कार्बन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये हाइड्रोजन, जाहिर बात है ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हाइड्रोजन से दूर चला गया और कार्बन के करीब आ गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा और इसी वजह से इस हाइड्रोजन को रिमूव करना एच पॉजिटिव आयन आसान हो जाएगा। रिमूव करने के बाद इसको कोई भी मेटल आयन रिप्लेस कर देगा और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो, क्योंकि हमने अल्काइन यूज़ किया ना, ठीक है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगी, जब इस हाइड्रोजन को कोई मेटल पॉजिटिव आयन रिप्लेस करेगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट कहलाएगी एसिटाइलाइड या अल्किलाइड।
अब ये कौन सा एसिटाइलाइड होगा, डिपेंड करेगा कि इसको कौन सा मेटल आयन रिप्लेस करेगा, इस हाइड्रोजन को। अगर तो सोडियम मेटल आयन रिप्लेस करेगा तो सोडियम एसिटाइलाइड या सोडियम एल्केनाइड, अगर कॉपर मेटल आयन रिप्लेस करेगा तो कॉपर एसिटाइलाइड या कॉपर एल्केनाइड, अगर सिल्वर मेटल आयन रिप्लेस करेगा तो सिल्वर एल्केनाइड या एसिटाइलाइड, ठीक है। इसी तरह इसके साथ भी यही है। अब ये क्योंकि ये वाला कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा और ये एच पॉजिटिव हो जाएगा, इसको रिमूव करना ईजी हो जाएगा, इसको कोई मेटल आयन रिप्लेस करेगा और रिजल्टेंट प्रोडक्ट कहलाएगी एसिटाइलाइड या एल्केनाइड। और कौन सा वाला होगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल आयन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। और ये वाली सारी कंडीशन तब होगी या जब तो हम इथाइन यूज़ करेंगे या हम एक ऐसा अल्काइन यूज़ करेंगे जो कि टर्मिनल होगा, तो उसकी हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। तो NSP हाइब्रिड ऑर्बिटल वही जो मैंने आपको बता दिया, NSP हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ 50% S character and in it and renders the carbon atom more electronegative than sp2 and sp3 hybridized carbon atom. As a result, the sp hybridized carbon atom of a terminal alkyne puts the electron more negative more strongly, making the attached hydrogen atom slightly acidic। वो मैंने आपको बता चुकी। अब हम इसके रिएक्शन पढ़ते हैं। when one alkyne का मतलब है टर्मिनल अल्काइन। अगर कोई और यानी 2 से ज़्यादा कार्बन पे मुश्तमिल अल्काइन है तो वो तभी उसकी हाइड्रोजन तभी जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो होगी, वो तभी एसिडिक बनेगा जब वो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कॉर्नर पे मौजूद हो। तो इसलिए हमने यूज़ किया है ये टर्म व्हेन वन अल्काइन। वन अल्काइन का मतलब है ऐसा अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम पे हो, ठीक है। और इथाइन इज ट्रीटेड विथ सोडामाइड। सोडामाइड क्या होता है? ये होता है सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया की कंडीशन आप यूज़ करेंगे और पास ओवर मोल्टन सोडियम या मोल्टन सोडियम के साथ आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट करा दें तो इस नतीजे में आपके पास अल्केनाइड्स और एसिटाइलाइड्स आर ऑब्टेन्ड। और इसमें क्या होगा ये देखिए आपके पास टर्मिनल अल्काइन वन अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन ये वन अल्काइन है, ठीक है। इसको आपने सोडामाइड के साथ रिएक्ट किया लिक्विड अमोनिया तो आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड और इसको रिप्लेस किए सोडियम ने प्लस NH3। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये आपके पास एसिटाइलाइड बन गया। इसको क्योंकि सोडियम ने रिप्लेस किया तो उसको सोडियम अल्केनाइड सोडियम एसिटाइलाइड कह सकते हैं। लेकिन चूंकि इसके पास इधर जो ट्रिपल बॉन्ड था ये सिर्फ इधर कोने पे था, इसके साथ मजीद इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये सिर्फ यही वाली रिमूव हुई है। लेकिन इथाइन के केस में होता है कि दोनों कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होती है वो एसिटाइलिनिक होती है। ये बात समझ आई है? जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं उनमें सिर्फ जो फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होती भी सिर्फ हाइड्रोजन होती है अटैच सिर्फ फर्स्ट कार्बन के साथ है। जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं ना उनमें सिर्फ फर्स्ट कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन अटैच होती है और इसलिए सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होती है और उसी को सिर्फ रिमूव किया जा सकता है। लेकिन इथाइन के केस में जो दो हाइड्रोजन है जो कि अटैच होती है विथ क्या कहते हैं ये इनके साथ जो दोनों हाइड्रोजन जो अटैच होती है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों की दोनों एसिटाइलिनिक है, ठीक है। तो चूंकि इथाइन के केस में दोनों जो हाइड्रोजन अटैच होती है कार्बन के साथ वो दोनों एसिटाइलिनिक होती है तो दोनों को रिमूव किया जा सकता है और इस नतीजे में दोनों तरफ से दोनों कार्बन के साथ मेटल आइंस आके अटैच होते हैं और अल्केनाइड्स या एसिटाइलाइड बनाते हैं। तो इस केस में इथाइन के केस ये भी आप मतलब ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप वन अल्काइन भी ले सकते हैं और इथाइन भी ले सकते हैं। अच्छा इथाइन, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इथाइन को सिर्फ सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे या फिर वन अल्काइन को सिर्फ आप सोडामाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। आपके पास ऑप्शन है, आप वन अल्काइन को आप सोडामाइड लिक्विड अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं या आप डायरेक्ट सोडियम के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। इस तरह इथाइन को आप सोडामाइड के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं और इन लिक्विड अमोनिया और सोडियम के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। इसके नतीजे में आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? सोडियम एसिटाइलाइड, ये बात समझ आइए, प्लस H2। इसी तरह सोडियम एसिटाइलाइड ये जो आपके पास पिछले उस केस में बना है ये मैं आपको बताती चलूँ। सोडियम एसिटाइलाइड ये जो बना है इसको सोडियम एसिटाइलाइड कहेंगे। ये वाला ऊपर वाला भी सोडियम एसिटाइलाइड है, ये भी सोडियम एसिटाइलाइड, दोनों है, ठीक है। जो सोडियम एसिटाइलाइड है ये बहुत वैल्यूएबल रिएजेंट है। रिएजेंट आपको पता है जिस भी सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं रिएक्शन में और उससे कोई और चीज़ बनाई जाती है किसी रिएक्शन, एक तो होता है ना सबस्ट्रेट जिसके ऊपर मेन रिएक्शन करते हैं, उसका जिस नेक्स्ट केमिकल के साथ रिएक्शन कराते हैं वो रिएजेंट होता है। तो सोडियम एसिटाइलाइड इज़ वेरी वैल्यूएबल रिएजेंट एंड
फॉर केमिकल सिंथेसिस एंड इज एसेंशियल आयनिक इन नेचर। सारी बात है, ये बहुत वैल्यूएबल रिएजेंट है, केमिकल सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर इनके अंदर पाए जाते हैं। ये ऐसा अल्काइन है, ये ऐसा सॉल्ट है, सारी बात है, सॉल्ट एक तरह की सॉल्ट की किस्म ही है ना, कि इसके अंदर आयंस पाए जाते हैं। नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होते हैं, ठीक है। Acetylides of copper and silver are obtained by passing acetylene in the ammonical solution of cuprous chloride and silver nitrate respectively। हम इसी तरह कॉपर एसिटाइलाइड भी बन सकते हैं और सिल्वर एसिटाइलाइड भी बना सकते हैं। अच्छा, ये एक बात बता दूँ, ये पिछला जो आया था ये आपका डाई सोडियम एसिटाइलाइड था और ऊपर वाला मोनो सोडियम एसिटाइलाइड था, ठीक है, क्योंकि इधर 2 सोडियम थे, इधर 1 था। इसी तरह वो कह रहे हैं कि इसी के कॉपर के और इसके एसिटाइलाइड बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अगर हमने बाईपासिंग, अगर हमने अमोनिकल सोल्यूशन यूज़ किया कप्रस क्लोराइड का इथाइन के साथ या 1 अल्काइन के साथ, तो हमारे पास कॉपर एसिटाइलाइड बन सकते हैं। इसी तरह अगर हमने अमोनिकल सोल्यूशन यूज़ किया सिल्वर नाइट्रेट का इथाइन के साथ या 1 अल्काइन के साथ, तो सिल्वर एसिटाइलाइड बनेगा। ऊपर के केस में हम जो है ये जो कॉपर का क्लोराइड सोल्यूशन है अमोनिकल, इसका हम ट्रीटमेंट, क्योंकि हम इथाइन के केस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और इथाइन के अंदर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती है, तो इसलिए हमारे पास ऊपर के केस में डाई कॉपर एसिटाइलाइड बनेगा। ये बात समझ आइए, ये प्लस U2Cl2 प्लस 2NH4 है, तो डाई कॉपर एसिटाइलाइड। और ये रेडिश ब्राउन पीपीटी, ये कैसे आपको पता चलेगा एसिटाइलाइड बनेगा? रेडिश ब्राउन पीपीटी, प्रेसिपिटेट का मतलब है अनडिजॉल्व चीज़ बनेगी, ठीक है। 2NH4 अगर आपने इसी तरह इसका आपने रिएक्शन कराया 2AgNO3 के साथ 2H, तो फिर इसके केस में आपको 2, क्योंकि इसके अंदर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो आपके पास इस तरह का बनेगा डाई सिल्वर एसिटाइलाइड 2NH4N2H2, ठीक है। और वाइट पीपीटी आपके पास जनरेट होगा। सिल्वर एंड कॉपर एसिटाइलाइड, अच्छा ये जो सिल्वर एसिटाइलाइड है ये आपको कैसे पता चलेगा कि बनना है? क्योंकि ये वाइट पीपीटी का है और ये एक तरह का टेस्ट भी है। ये जो एसिटाइलाइड फॉर्मेशन है ना, ये आपके पास एक तरह का टेस्ट है कि आपके पास अगर आपको ये नहीं पता, आपको ये पता है कि आपको नहीं पता कि हाइड्रोजन आपके पास कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अगर उसका आप ऐसे रिएक्शन करा रहे हैं और आपके पास रेडिश ब्राउन अगर आप कॉपर के साथ सोल्यूशन के साथ बना रहे हैं और रेडिश ब्राउन पीपीटी बन रहे हैं या सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और आपके पास वाइट पीपीटी बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है वो या तो इथाइन है या टर्मिनल अल्काइन है। तो ये एक तरह का दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये जो वाइट पीपीटी सिल्वर के साथ बनना और ब्राउन पीपीटी कॉपर क्लोराइड के साथ बनना, ठीक है। सिल्वर एंड कॉपर एसिटाइलाइड रिएक्ट विद एसिड्स टू रीजनरेट अल्काइंस। यही जो सिल्वर और कॉपर एसिटाइलाइड है ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके दोबारा से अल्काइंस बना देते हैं, ठीक है। यही वाले एसिटाइलाइड जब डाइल्यूट कोई भी एसिड यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। ये देखिए, ये अगर हमने इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो दोबारा इसके सिल्वर आयन को हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करेंगे, हमारे पास वापस वही वाले अल्काइंस बनेगा। जैसे इस केस में इथाइन था तो इथाइन बन गया और सॉल्ट बन गया H2SO4 का। इसी तरह अगर आपने इसको रिएक्ट कराया विद सिल्वर एसिटाइलाइड को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास ये बन गया और ये सिल्वर नाइट्रेट बन गया। अच्छा, अल्कनाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइन। देखिए आपने ये देखा ना कि आप इसकी केस इसी वजह से आप अल्काइन को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस केस में आपने दोबारा अल्काइंस प्रिपेयर किए। प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, आप ये आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि आपके पास अल्काइन है। कैसे? ये जो आपका ये एसिटाइलिनिक टेस्ट है इससे आपको पता चल जाएगा आपके पास टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन, प्योरिफिकेशन और सेपरेट। अगर आपने अपना जो भी अल्काइन है उसको प्योरीफाई करना है, सेपरेट आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले अपने अल्काइंस का आप एसिटाइलाइड बनाएंगे। एसिटाइलाइड बना के आप दोबारा उसको एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आपका रीजनरेट हो जाएगा। इस तरह जब आप करेंगे तो आपने एक तरह का उनको प्योरीफाई भी कर दिया और सेपरेट आउट भी कर दिया। कोई एक मिक्सचर है ना, उसमें अल्काइन के साथ लेट्स सपोज और भी हाइड्रोकार्बन मौजूद है, तो अगर आप उनका इसके साथ टेस्ट कराएंगे तो वो उसके एसिटाइलाइड बन जाएंगे। इन एसिटाइलाइड को आप कलेक्ट करके दोबारा आप एसिड के साथ रीजनरेट करेंगे तो इसकी वजह से जो आपके पास अल्काइन होगा वो प्योरीफाई भी होगा, सेपरेट आउट भी होगा। और जैसे ये लिखा है द अल्कनाइड्स आर यूज फॉर द प्रेपरेशन। प्रेपरेशन कैसे होता है? प्रेपरेशन देखिए, यही जो आपने अल्कनाइड्स को आपने इसके साथ यूज़ किया है एसिड के साथ, तो आपका जनरेट हुआ है ना अल्काइन, तो इट इज़ यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन। इसी तरह ये इट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइन। अगर आपका कोई हाइड्रोकार्बन आपको नहीं पता और आपने उसको इनके साथ टेस्ट कराया और आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बना है, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपके पास जो भी हाइड्रोकार्बन है वो या तो वन अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है, या फिर इथाइन है।